बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट सीपीपी केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल। और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ कंप्लीशन, या आप कह सकते हैं परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड का जो नाम है ना, ये आप पहले भी सुन के आ चुके होंगे। अगर आपने नई बुक केमिस्ट्री की अगर देखी है फर्स्ट ईयर की, तो उसमें ये टॉपिक इंक्लूड है, दैट इज परसेंटेज यील्ड। अब यहां पर इसी को नाम दिया जाता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन का भी। असल में आपको पता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये है कि कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और ये परसेंटेज यील्ड भी हमें क्या बताती है, यही तो बताती है परसेंट के अंदर कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ। समझ में आई बात? दोनों एक ही चीज है। अब आपके सामने मैं 3 फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। उन तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वो समझे, दो दो फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि वो तीनों एक ही बात है, तो मैं 2 ही लिखूंगा सिर्फ आपके सामने। तो जरा गौर फरमाइएगा। पहला फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, जो आप पढ़ के आ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड। क्या होता है? प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एंड क्योंकि परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगी परसेंटेज यील्ड। और दूसरा फॉर्मूला है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की मदद से निकालना। तो यहां आप कह सकते हैं परसेंट कन्वर्जन, इसी को आप परसेंटेज यील्ड भी कह सकते हैं और इसको परसेंट कन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो परसेंट कन्वर्जन को निकालने का एक और तरीका क्या है? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन मैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? परसेंट कन्वर्जन या परसेंटेज यील्ड। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आई होप यहां तक कोई मसला नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा, है ना? तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अगर आप सिर्फ डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रैक्शन में मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में मिलेगी। एक ही बात है। चले भाई, इस बात को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल 9.2 जो आप पढ़ के आ चुके हैं उसी को देख रहे हैं। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, प्रैक्टिकल यील्ड क्या होती है? प्रैक्टिकल यील्ड वो यील्ड होती है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है, उसको जो प्रोडक्ट मिलती है, अमाउंट क्या मिलती है, उसे कहते हैं हम प्रैक्टिकल यील्ड। जो असल में बना और जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना स्टोइचियोमेट्री की, उससे जो यील्ड निकालते हैं वो यील्ड होती है थ्योरेटिकल, जो हम खुद निकालते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे वो है प्रैक्टिकल यील्ड। अभी आपको खुद बातें समझ में आएगी। और यहाँ पे परसेंट कन्वर्जन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मैक्स का फर्क मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मैक्स में फर्क होता है। एप्सिलॉन असल में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है जो असल में होता है, और एप्सिलॉन मैक्स वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है जब हम ये मान के चलते हैं कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट हुई है, मतलब पूरा रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ है। तो उसके हिसाब से जो हम एप्सिलॉन निकालते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। दोनों फॉर्मूला से मैं आपको कैलकुलेट करूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब जरा यहां पे गौर करें, इसमें लिखा हुआ है अगर 14.4 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। ये क्या बात हो गई? इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि बनता कौन है? प्रोडक्ट। इन्होंने हमें बता दिया कि प्रोडक्ट कितना बना, 14.4 kg। इसका मतलब तो ये हुआ, हमें इन्होंने ये जो दिया है ना, इसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। असल में ये क्या है? दैट इज द प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। असल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। अब जरा आगे पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि इतना बना, कब, कैसे बना? इन द रिएक्शन ऑफ 10 kg C7H16। इन्होंने 10 kg हेप्टेन लिया और 10 kg हेप्टेन को जलाया, तो फिर हमें 14.4 kg कार्बन डाइऑक्साइड असल में मिला। दैट इज द प्रैक्टिकल यील्ड। अब पूछ रहे क्या है? पूछ रहे कि व्हाट परसेंट ऑफ C7H16 इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट हेप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। इनका पूछने का जो अंदाज है ना, वो थोड़ा अलग है। पता है क्यों? इन्होंने हमसे परसेंट मांगी है किसकी? C7H16 की। तो हमें
प्रैक्टिकल ईल्ड भी C7H16 की चाहिए होगी और थ्योरेटिकल ईल्ड भी किसकी चाहिए होगी, C7H16। तो प्रैक्टिकली तो हमने 10 kg लिया है, प्रैक्टिकली कितना लिया है C7H16, असल में कितना लिया है 10 kg, लेकिन इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे कितना हमने लेना चाहिए था तो वो प्रैक्टिकल होगा। अभी मैं आपको समझाता हूं। अब आपको एक बेहतरीन बात बताऊं, अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करें, मैंने क्या बताया, प्रैक्टिकल हीट प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे, रिएक्टेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं रिएक्टेंट के हिसाब से देख लें। अब यहां पे अगर प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेंगे जब भी आंसर सही आएगा, इस C7H16 के हिसाब से निकालेंगे जब भी आंसर वही आएगा, लेकिन असल में इन्होंने जिक्र ही किसका किया, C7H16 का, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इसी के हिसाब से निकालना होगा, लेकिन मैं आपको इसके हिसाब से भी निकाल के दिखाऊंगा और इन दोनों मेथड से मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा कि आंसर सेम आता है। चले यहाँ काम शुरू करें, बिल्कुल शुरू करना चाहिए। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर ये जो है ना, हमारे को क्या पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, अब हम इसको आसान तरीके से करते हैं। देखें, सबसे पहली काम मैंने आपको बताया था, ऐसे जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना, उनमें सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपका होता है सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन लिखने के बाद रिएक्शन लिखना, क्योंकि रिएक्शन इन केसेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन क्या लिखेंगे कि इन्होंने बताया कि C7H16 जो था ना, चले मैं इसको थोड़ा सा आगे करके लिखूं ताकि मसला ना हो, जरा देखिएगा। चले भाई यहां जरा गौर फरमा ले, यह आ गया हमारे पास C7H16, ये हमारे पास क्या आ गया, हेप्टेन, और इन्होंने बोला कि हेप्टेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ होगा जरूर, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है, और जब हेप्टेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस का H2O मतलब वाटर। यही बनता है हमेशा, जब भी आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लें और उसकी कंबशन करवाएं तो याद रखिएगा आपको दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। चले भाई, अब इस इक्वेशन को दूसरा काम क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना। तो इक्वेशन को जरा बैलेंस करें, यहां कितने कार्बन है 7, यहां कितना है 1, तो यहां लगा दें 7। अब ऑक्सीजन काउंट करें, ऑक्सीजन, चले हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ कितने 16 और यहाँ कितने 2, तो फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 8 टू द क्या हो जाएगा 16, हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या होगा बैलेंस होगा। अब बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने 2 और यहाँ कितने 7 टू द 14 और 14 प्लस का 8, तो कितने होगा 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2, 22 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 22। अब होगा इक्वेशन बैलेंस और हम खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात मैंने आपको हमेशा बताई, आपको लिखना होता है गिवन मास। क्या लिखना होता है, गिवन मास। तो यहाँ पे मास किसमें गिवन है, यूनिट देखें, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन केजी, तो यहाँ पे केजी में गिवन है, तो यहाँ पर गिवन केजी हमारे पास क्या, जरा चेक करते हैं, गिवन केजी C7H16 कितना गिवन है, आप बोलेंगे सर बहुत आसान सी बात है 10 kg, लिख दिया प्यार से, तो मैंने क्या किया प्यार से लिख दिया 10 kg गिवन है। कितना गिवन है 10 kg। चले भाई, तो केजी नहीं लिखिएगा क्योंकि मैंने बता दिया ना गिवन केजी है, तो यहाँ पे यूनिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना था, आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बना था 14.4 kg, तो यहाँ पर केजी नहीं लिखिएगा, सिर्फ 14.4 लिख दीजिएगा। चले भाई, इतना काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिखेंगे, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। C7H16 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100.1 kg, क्योंकि हम यहाँ पे केजी में बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी केजी में चले जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। आगे उसके बाद हमारे पास क्या है, अब मैंने आपको हमेशा बताया था जब भी मास में गिवन हो आप उसे क्या कर लें, मोल में कन्वर्ट कर लें, अच्छा रहता है। तो हम एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं, मोल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे मोल में भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा मोल होगा, ग्राम मोल होगा केजी मोल होगा, आप बोलेंगे सर केजी मोल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मास गिवन है वो केजी में है, तो अब जो मोल लिखेंगे वो कौन सा मोल होगा केजी मोल, तो यहाँ केजी मोल होगा। अब यहाँ पर मोल निकालने का बहुत आसान तरीका, 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 10 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास C7H16 के मोल आ जाएंगे, और 14.4 को आप 44 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट केजी मोल निकल के आ जाए। तो यहां मैंने आपके सामने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आए सर अपने मेन मकसद की तरफ बढ़ते हैं,
उसमें हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि ये कैलकुलेट करना कि कितना परसेंट C7H16 इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, कि कितना परसेंट हेप्टेन कन्वर्ट हुआ होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर असल में हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट के हिसाब से, तो अब आपको सिर्फ फर्क क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात को। अमाउंट हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा वाली अमाउंट हमेशा नीचे आती है, एक बात अपने जहन में फिक्स कर लीजिएगा, ज्यादा वाली अमाउंट हमेशा नीचे आएगी और कम वाली अमाउंट हमेशा ऊपर आएगी। तो क्योंकि थ्योरेटिकल हमेशा ही ज्यादा होती है और प्रैक्टिकली हमेशा कम, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। अब जरा देखिएगा, अब यहां सिस्टम उल्टा हो रहा है, सिस्टम सीधा होता ना मैं क्या करता पता है, मैं आपको बताता हूं, आंसर वही आएगा, 2 मिनट में आंसर आएगा, जरा चेक करिएगा। परसेंट कन्वर्जन निकालना है ना हमारे को, ये निकल गया 2 मिनट के अंदर। कैसे? सिर्फ आपको क्या करना है, जल्दी से देखिएगा, परसेंट कन्वर्जन के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिकल हीट। प्रैक्टिकल हीट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की है, बिल्कुल ये रही 0.327 kg मोल। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक और काम करना होगा। कौन सा काम? ये करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि अगर हम लोग 10 kg हेप्टेन ले रहे हैं तो 10 kg हेप्टेन थ्योरेटिकली कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, उस तरीके से भी हम परसेंट कन्वर्जन निकाल सकते हैं। और दोनों का आंसर सेम ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक ही आंसर देगा। लेकिन अब आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो मसला हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि C7H16 निकालो, C7H16 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। तो सिर्फ आपको काम क्या करना है, सुनिएगा। अब आप इसको थ्योरेटिकल मानेंगे, सुनते जाइएगा बात को, लिखना नहीं है ये फॉर्मूला आपको, ये सिर्फ आपको दिमाग में बिठाने के लिए कर रहा हूं। आप जब यहां सॉल्व करेंगे ना तो आप कभी फॉर्मूला मेंशन नहीं करेंगे, आप लिखेंगे परसेंट कन्वर्जन इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वाली ना, तो 10 नीचे आएगा, और कम वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो ऊपर आएगी, और इसका मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप जरा सुनिएगा। अब देखिएगा, अब उसने असल में मेरी एक बात, छोटी सी बात सुन ले बहुत, अगर आप ये कह रही है कि अगर हमने 10 kg हेप्टेन लिया था तो उस 10 kg हेप्टेन ने हमें दिया 14.4 kg कार्बन डाइऑक्साइड, जो असल में हमने देखा वो यही था। अब असल में तो इतना ही बनेगा, ये बात तो बनेगा नहीं, मतलब उनके हिसाब से इतना बना। अब अगर हम थ्योरेटिकली देखें, सुनिएगा मेरी बात को, थ्योरेटिकली अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 10 kg रखकर, तो आपको क्या लगता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही मिलेगा? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो अब जरा सुनिएगा, इसी प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसा, जरा गौर फरमाइएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि 14.4 kg कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें थ्योरेटिकली, या मतलब आप कह सकते हैं कि हमें कितना, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के जरिए हम देखेंगे कि कितना हेप्टेन की जरूरत थी हमारे को। हमने लिया तो ज्यादा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, हमारी खुद के बहुत एरर्स हो जाते हैं, जिस वजह से प्रोडक्ट हमें कम मिलता है। अब हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हमने 14.4 kg कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसके लिए हमारे को कितना हेप्टेन की जरूरत थी, बस ये चेक करना है। तो जरा चेक करें जल्दी से, बहुत आसान है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो जरा देखें, यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसके हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें 14.4 kg, तो ये हमारे पास क्या है 14, एक मिनट रुक जाए, हमने क्या इस अमाउंट को मोल में नहीं कन्वर्ट करके रखा हुआ, बिल्कुल मोल में कितनी है, मोल में हमने कन्वर्ट किया हुआ है, दैट इज 0.327, तो डायरेक्ट मोल में ही लिखें, टाइम जाया नहीं करें। तो 0.327, इसका आगे क्या लिखेंगे, केजी मोल किसका है भाईजान, किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बना तो फिर हमें कितना हेप्टेन की जरूरत थी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको मैंने एक बात हमेशा कही, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको हमेशा बताया जब मोल में होना कोई चीज तो उसके बाद आपको देखना होता है रिएक्शन। आए सारा रिएक्शन में देखते हैं, रिएक्शन हमें क्या बता रहा है। अब आपको एक बात तो पता है कंफर्म कि केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड को काटना है तो नीचे क्या आएगा, कंफर्म है कि केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा। अब आए जरा इक्वेशन देखें, इक्वेशन कह रही है कि 7 kg मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको 1 मोल C7H16 चाहिए होगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि 7 kg मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेंगे तो वो हमें 1 kg, यहां देखें 1 kg मोल
1 kg मोल क्या देगा, हमें 1 kg मोल हेप्टेन देगा, C7H16 देगा। जरा इसे कैलकुलेट कर लें, मास वास में करने की कोई जरूरत नहीं है, केजी में ही सही है। तो यहां पर इसे कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे सुन लीजिएगा। अब हम आखिरी स्टेप करने जा रहे हैं, दैट इज परसेंट कन्वर्जन। अब हमें यही कैलकुलेट करना था, परसेंट कन्वर्जन ऑफ हेप्टेन, कि कितना हेप्टेन कन्वर्ट हुआ। जरा चेक करिएगा। आप क्या करेंगे, अब इससे जो अमाउंट निकालेंगे ना वो कम आएगी, और मैंने आपको क्या बताया, कम अमाउंट जो होती है ना वो आपको रखनी है ऊपर, तो जो अमाउंट आएगी वो आपको ऊपर रखनी है। और ज्यादा अमाउंट कौन थी, 10, तो 10 नीचे रखेंगे, और यहां आप लिखेंगे 10 kg C7H16, और ऊपर भी क्या होगा केजी। अब अभी कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 10 kg, ओ सॉरी यहां मोल की टर्म में बात कर रहे हैं ना, तो मोल में कितना होगा, मोल में कितना होगा, 10 kg हमने कन्वर्ट कर लिया ना, मोल में कितना होगा 0.099, तो ये आ जाएगा 0.0999 kg मोल C7H16, और ऊपर भी क्या आएगा, ऊपर भी यही आएगा kg मोल, क्या आएगा kg मोल C7H16, और हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से, तो हमें मिल जाएगी क्या, परसेंट कन्वर्जन। बस मैं यहाँ पे वैल्यू लिख के आंसर लिख दो। तो भाई देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ये जो हमने निकाली थी ये अमाउंट कम थी, कम अमाउंट ऊपर आ गई, और ज्यादा जो अमाउंट थी 10 kg इसको हमने मोल में देखा तो मोल में थी। और याद रखिएगा ऊपर में मोल है तो नीचे भी मोल होगा, ग्राम में रखेंगे केजी में रखेंगे तो ऊपर भी केजी नीचे भी केजी, ये बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप देखें तो केजी मोल C7H6 और हम दोनों सेम ही है, जो क्वांटिटी है जो हमारे पास कंपाउंड है वो दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो केजी मोल C7H16 केजी मोल C7H16 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा परसेंट निकल के आ गया 46.76% ऑफ C7H6। इसका मतलब इतना परसेंट क्या होगा, हेप्टेन हमारा कन्वर्ट हुआ है, इतना ही परसेंट। तो इसका मतलब 50% से भी कम, जितनी अमाउंट हमने ली ना 10 kg उसमें से सिर्फ अगर आप देखें तो सिर्फ 50% से भी कम, मतलब 5 kg से भी कम हमारा हेप्टेन कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, सिर्फ हमारे एरर की वजह से और साइड रिएक्शंस की वजह से। अब हमें निकालना अगर सिर्फ परसेंट कन्वर्जन, उसमें अगर ये मेंशन नहीं होता ना कि हमारे को C7H16, तो ये काम हमारे लिए बेहद आसान होता, और ज्यादातर केसेस में ये लिखा हुआ नहीं होता, इन्होंने सिर्फ बुक के एग्जांपल के लिए आपको लिख के दे दिया। परसेंट कन्वर्जन तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, वैल्यू यही आएगी, जरा देखिएगा यहाँ पे पेपर में लिखा आएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यही काम करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा आसान कर देंगे क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ था, इस वजह थोड़ा सा मुश्किल लगा। अब आए जरा मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इससे भी निकाल के दिखाता हूँ, सब्र करें, सब चीजें मैं क्लियर करके ही जाऊंगा, बुक के एग्जांपल भी कराऊंगा, तो टेंशन फ्री रहे, सब क्लियर होके जाऊंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर अब जरा चेक करें मैं क्या करवाना चाहता हूँ, अब इससे थोड़ा सा एग्जांपल से थोड़ा हट रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं काट रहा हूँ, बस डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हमें परसेंट कन्वर्जन निकालना है, क्या निकालना है, परसेंट कन्वर्जन, तो उसके लिए हमारे को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, जरा सुनिएगा, मैं भी नहीं लिख रहा इसको क्योंकि मुझे एक चीज निकालनी पड़ेगी। परसेंट कन्वर्जन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है परसेंटेज यील्ड का, कि प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला पता है कब अच्छा लगता है, ये फॉर्मूला जब अच्छा लगता है जब हमारे को प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना हो, और हमेशा प्रोडक्ट के हिसाब से ही हम परसेंट कन्वर्जन निकालते हैं। यहाँ तो मजबूरी थी C7H6 रिएक्टेंट की साइड पे था, ये मजबूरी थी हमारी, सुन ले जरा आगे। अब यहाँ पर अब हमारे को बताया जा रहा है प्रैक्टिकल हीट मैंने आपको बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड असल में कितना बना, असल में कितना बना, तो असल में कार्बन डाइऑक्साइड बना है 14.4 kg, तो ये है हमारी प्रैक्टिकल यील्ड। अब आप इसे मोल में लिखना चाहे मोल में लिखे, ग्राम में केजी में लिखना चाहते केजी में लिखे, अब आपकी मर्जी। उसके बाद अब वो बता के सर 10 kg से बना था ना, अब आपको सिर्फ ये चेक करना होगा, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको बस एक चीज कैलकुलेट करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब लिया कितना था हेप्टेन, 10 kg, तो 10 kg हेप्टेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, जो हम कैलकुलेट करेंगे वही थ्योरेटिकल यील्ड है। तो जरा चेक करते हैं, तो अगर हम लोग 10 kg हेप्टेन लेते हैं और हमें चेक करना है कि अब ये कितना हमारे को, अब एक मिनट मैंने फिर गलती कर दी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि हमने तो इसे मोल में करके रखा हुआ है, मोल में कितना है 10 kg,
0.099। तो अपनी जिंदगी को आसान करते हैं। 0.099 kg मोल C7H16। मोल में होता है ना, जिंदगी आसान रहती है। जब भी मैं बोलता हूं आपको टेबल बना के रखे, जिंदगी आसान रहेगी। अब सुनिएगा, मैंने आपको एक और बात बोली कि जब आपके पास मोल में हो ना, केजी मोल या मोल जो भी है उसमें हो, तो फिर आप देखते हैं रिएक्शन को। तो आए जरा रिएक्शन को देखें। रिएक्शन क्या कह रहा है, एक बात तो कंफर्म है ना, कौन सी बात, केजी मोल C7H16 को काटना है तो नीचे आएगा। तो मतलब केजी मोल C7H16 तो नीचे ही आएगा, क्योंकि इसे कटना है तो 100% नीचे आएगा। सुनिएगा बात को। अब हम रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहा है, अगर आप लोग 1 केजी हेप्टेन लेंगे तो वो आपको 7 केजी, 1 केजी मोल हेप्टेन लेंगे तो वो आपको 7 केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो जरा देखें, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 केजी मोल अगर हम हेप्टेन लेंगे तो वो हमारे को 7 केजी मोल, 7 केजी मोल क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे मोल में ही कन्वर्ट करिएगा, बस इसको मोल में ही लिखिएगा, ग्राम ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड भी मोल में मौजूद है, थ्योरेटिकल यील्ड भी मोल में ही रख लें बस, और डिवाइड करवाएंगे आंसर आ जाएगा। तो अब इससे आंसर जो आएगा वो आप क्या करेंगे, इससे आप निकालेंगे परसेंट कन्वर्जन। क्या निकालेंगे, परसेंट कन्वर्जन। क्या फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, ये वाली, और मोल में कितनी है, ये वाली 0.327। तो इसको मोल में लिखिएगा 0.327, और यहां क्या लिखेंगे, केजी मोल। क्या लिखेंगे, केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड के डिवाइडेड बाय, अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो भी किस में आएगा, केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब वैल्यू क्या आएगी वो नहीं पता, देख लूंगा मैं भी, और आप इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। और मैं बता रहा हूं उतनी ही आएगी, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर यही निकल के आया। इसकी वैल्यू ये निकल के आई थी, यहां रख दी, ये सॉरी यहां तो लिखने भूल गया मैं। तो ये जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाली है वो नीचे आएगी 0.6993। तो आप प्रैक्टिकल यील्ड को डिवाइड किया थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको पता चल गई परसेंटेज यील्ड, या आप कह सकते हैं परसेंट कन्वर्जन। तो बात एक ही है, आप रिएक्टेंट से निकालें या प्रोडक्ट से निकालें, आंसर सेम ही आता है। तो फालतू में इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लें दोनों का आंसर सेम ही है। अब इंशाल्लाह ये बात तो क्लियर हो गई ना। अब आए, जैसा कि मैंने आपको बताया, परसेंट कन्वर्जन का एक और फॉर्मूला मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, वो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मैक्स। ये क्या चक्कर है, आए जरा वो भी क्लियर कर देता हूं, उससे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एप्सिलॉन और दूसरा एप्सिलॉन मैक्स। तो पहले एप्सिलॉन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा चेक करिएगा, एप्सिलॉन मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन यहां पर, एप्सिलॉन जो है ना, ये आप निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट से, या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से निकालेंगे। क्यों, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये असल है, और असल एप्सिलॉन आपको निकालना है प्रोडक्ट जिसके भी, सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये आपको उससे निकालना है जिसके आपको फाइनल मोल्स पता हो। मेरी बात को जहन में रखिएगा, अगर आपको रिएक्टेंट के फाइनल मोल्स गिवन है और इनिशियल भी गिवन है तो आप रिएक्टेंट से निकालेंगे, लेकिन अपने सवाल पे जरा गौर कर लीजिएगा, आपको फाइनल मोल्स, क्योंकि हम मोल में पहले ही कन्वर्ट कर चुका हूं मैं इसको, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के फाइनल मोल्स हमें पता है। फाइनल मोल्स हमारे पास कितना, 0.327। तो हमें फाइनल मोल्स प्रोडक्ट के पता है, तो फिर मैं यहां पर जो एप्सिलॉन निकालूंगा वो भी प्रोडक्ट से निकालूंगा। क्योंकि मैंने आपको इसलिए क्लियर करी ये बात, फिर आप सोचते रहते सर आप रिएक्टेंट से क्यों नहीं निकाल रहे, तो इसकी वजह मैं आपको बता दिया, क्योंकि आपको यही नहीं पता। सुनिएगा, मैं C7H16 से निकालने तो चले जाऊं तो मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि इनिशियल तो मुझे पता है, इनिशियल मोल कितने हैं, ये रहे, फाइनली भी तो होगा कुछ हमारे पास C7H16 अनरिएक्टेड नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, तो उससे निकालने में मुझे बड़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं यहां पे निकालूंगा जो एप्सिलॉन है वो मैं किसकी रिस्पेक्ट से निकालूंगा, बेस्ड ऑन किस पर होगा, ये हमारे पास निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की रिस्पेक्ट से निकाल रहा हूं। तो जरा सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फाइनल मोल्स कितने हैं, 0.327। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस इनिशियल मोल।
भाई इनिशियल तो कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, रिएक्शन में देख ले, इनिशियली क्या कार्बन डाइऑक्साइड कहीं था नहीं था, तो इनिशियली जब था ही नहीं तो 0 मोल्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर कोफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में, तो इसका मोलर कोफिशिएंट 7 है, पॉजिटिव लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड के मोलर कोफिशिएंट को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, तो यहां से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर रही बात। अब आती है एप्सिलॉन मैक्स। अब किसकी बात आती है? एप्सिलॉन मैक्स। ये क्या चक्कर है? तो भाई देखेंगे एप्सिलॉन मैक्स हम किसके रिस्पेक्ट से निकालेंगे? भाई जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स निकालेंगे बेस्ड ऑन CO2। तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन मैक्स निकालेंगे बेस्ड ऑन CO2 ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने ऊपर ही CO2 लिखा हुआ तो फिर नीचे भी CO2 आएगा। अब ये इस एप्सिलॉन और इस एप्सिलॉन मैक्स में फर्क क्या है? फर्क ये है, ये मान के चलता है, सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। यहां पर फाइनल मोल, इनिशियल तो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट तो इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, ये तो ये भी यही कहेगा, बात तो ये भी यही कहेगा। तो फिर यहाँ पे मोल कौन सा आएगा? क्या ये वाले मोल आएंगे? नहीं स्टूडेंट, ये तो असल में बने थे ना, ये वो मोल है जो मैंने वहां लिखे वो असल में बने थे, और यहां जो मैं मोल लिखूंगा वो मोल ये वाले नहीं होंगे, असल मोल थोड़ी लिखूंगा यहाँ पर मैं। यहां में कौन से मोल लिखूंगा? थ्योरेटिकल इक्वेशन से निकालूंगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ये वाला तरीका। आप थ्योरेटिकल अमाउंट को यहां पुट करेंगे, आप ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपने 0.099 केजी हेप्टेन लिया था तो उसने आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया, इतना दिया था ना। तो आप ये वाले जो मोल है ना, ये मोल, ये थ्योरेटिकल मोल है। ये जब निकाला है आपने, ये कब निकाले? ये जब निकाले जब आपने ये मान के चले कि 100% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। मेरी बात को सुनिएगा, ये एप्सिलॉन मैक्स मैंने आपको क्या बताया था? ये एप्सिलॉन मैक्स हम जब निकालते हैं, जब ये मान के चलते हैं कि 100% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो एप्सिलॉन है ये 100% के लिए नहीं होता, ये असल में कितना प्रोडक्ट बना उसके हिसाब से होता है। और ये जो एप्सिलॉन मैक्स है ये थ्योरेटिकल होता है, ये इक्वेशन की बेस पे निकाला जाता है, तो पूरा कंप्लीट रिएक्शन होता है इक्वेशन के अंदर, देखते हुए पता चलता है। तो यहां पे हमने चेक कर लिया, तो 10 kg के हिसाब से, मतलब इतने मोल के हिसाब से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इतने मोल बनेगा, ये थ्योरेटिकल है। और यहाँ पर ये कब निकली? जब हमने मान के चले थे 100% होगा, तो 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर इसके फाइनल मोल बनने चाहिए थे, बने नहीं, बनने चाहिए थे 0.6993 और माइनस इनिशियली तो 0 ही था, डिवाइडेड बाय मोलर कोफिशिएंट 7 ही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करवा देंगे? डिवाइड। चलें, इनकी वैल्यू अब कैलकुलेट ना ही करें तो अच्छा ही है, छोड़ें इसको। अब जरा हम क्या निकालेंगे? हमारे पास परसेंट कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है। परसेंट कन्वर्जन बराबर होता है किसके? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन मैक्स और मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा आगे बढ़े, एप्सिलॉन कितना है? 0.327, माइनस 0 को तो नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 7। एप्सिलॉन मैक्स कितना है? 0. लिख रहा हूं मैं 0.6993 एंड डिवाइडेड बाय 7। ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, और आप अब क्या करेंगे? सिंपल 0.327 को डिवाइड करवा देंगे 0.693 से, तो आपके पास परसेंट कन्वर्जन निकल के आ जाएगा, और वो कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो भाई देखिए, यहां से भी मैंने कैलकुलेट किया, वही वैल्यू आई, तो समझ में आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, अगर हमें यही चीज कैलकुलेट करनी है इसके अंदर भी, तो फिर इससे अच्छा ये नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं, वहां तो एप्सिलॉन भी निकालो, और उसके बाद फिर एप्सिलॉन मैक्स निकालने के लिए फिर हमारे को ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही है, ये मुश्किल है। अब ये जब काम आएगा, जब आपको एप्सिलॉन मैक्स कभी सवाल के अंदर कोई सवाल बड़ा होता है, उसमें वो बोलता है एप्सिलॉन निकालो, तो उसमें आपको निकालना ही पड़ता होता है, मजबूरी है। तो उसमें एप्सिलॉन भी निकालने का बोल रहा होता है, एप्सिलॉन मैक्स भी, लिमिटिंग एक्सटेंड रिएक्टेंट निकालने के लिए आपको एप्सिलॉन मैक्स भी चाहिए होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, और उसी सवाल के अंदर आपसे ये मांग ले डायरेक्ट, उसी सवाल में अगर आप डायरेक्ट मांग ले एंड के अंदर के परसेंट कन्वर्जन बताओ, तो उस वक्त ये फॉर्मूला बहुत आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपने पहले से ही उस क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन भी निकाला हुआ होगा और एप्सिलॉन मैक्स भी निकाला हुआ होगा। तो फिर आप उस वक्त जल्दी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। और अगर सिर्फ और सिर्फ सवाल के अंदर यही मांगा हुआ परसेंट कन्वर्जन, फिर तो ये बेवकूफी है जो ये ले रहा है।
सिंपल तरीका ये वाला फॉलो करें, बस खत्म हो गई कहानी वहीं पर। और ये जो ये मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। जरूरत मोल की है या नहीं, आपको हमेशा गिवन केजी, वो ग्राम में हो तो गिवन ग्राम, वो मोलिकुलर वेट, और उसके बाद केजी मोल, केजी मोल है तो केजी मोल, ग्राम मोल है तो ग्राम मोल, एलपी मोल है तो एलपी मोल, जो भी है उसको आप डिवाइड करके मोल में निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। हर चीज जब इंसान की आंखों के सामने होती है ना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है। तो आए जरा सिलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और उसके बाद बुक की एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, लाजमी 2 करवा दूंगा क्योंकि छोटी छोटी सी है वो, तो इसे नोट करना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अब सिलेक्टिविटी। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एग्जांपल बुक की सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना है, तो बस मैं आपको सिलेक्टिविटी पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा जो हमारे को करनी है। उसके बाद सिर्फ बुक के अंदर सिर्फ टोटल 3 एग्जाम्पल बाकी रह गई है, 2 नेक्स्ट वीडियो में, और एक जो काफी बड़ी है वो उसको अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सिलेक्टिविटी को समझते हैं। तो सिलेक्टिविटी ये क्या है, ये असल में क्या है, सिलेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मुराद क्या है यहां पर, खास। अब यहां पे मैंने आगे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ यूजुअली डिजायर्ड प्रोडक्ट। यहां पर आम तौर पर जो हमारा सिलेक्टिविटी हम निकालते हैं, प्रोडक्ट रेशियो जब लेते हैं उस वक्त हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट को रखते हैं ऊपर। डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द मोल्स ऑफ एनोदर। एनोदर से मुराद यहां पर क्या है, अनडिजायर्ड, जो हमें नहीं चाहिए था लेकिन बन गया, तो फिर हम उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। यूजुअली वही होता है, प्रोड्यूस इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चलिए आपको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सिलेक्टिविटी आप जब निकालेंगे जब आपके पास सेट ऑफ रिएक्शंस होंगे। इंपॉर्टेंट बात, सेट ऑफ रिएक्शंस है तो सिलेक्टिविटी निकाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिलेक्टिविटी निकलेगी जब, सिलेक्टिविटी क्या है, एक चाहिए होगा डिजायर्ड प्रोडक्ट। अगर हमें एक ही इक्वेशन में डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है तो सिलेक्टिविटी किस बात की निकल रही है। अब एक ही रिएक्शन से 2 रिएक्शन हो रहे हैं तो फिर उसके अंदर एक डिजायर्ड होगा और एक अनडिजायर्ड होगा। तो अगर आप यहां देखें एग्जांपल के तौर पर, हमने लिया मिथानॉल, 2 मोल्स मिथानॉल लिया था। अब हुआ क्या, उसमें से हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाया और क्या हुआ कि उसमें से हमारे को मीथेन और मतलब इथीन भी मिल गया। ये हमें चाहिए था, ये हमारा क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हमें इथीन ही चाहिए था, लेकिन इथीन के साथ साथ हमें क्या मिल गया, प्रोपीन भी मिल गया, जो हमें नहीं चाहिए था। रिएक्शन तो एक ही के साथ स्टार्ट हुआ था ना, मिथानॉल ही लिया था ना, लेकिन मिथानॉल लेने के बाद हमें इथीन भी मिल रहा है, प्रोपीन भी मिल रहा है। इसमें से डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा इथीन है और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा कौन है, प्रोपीन। तो अब हम चेक करेंगे सिलेक्टिविटी। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। एक एग्जांपल मैंने ली हुई है कि बताओ व्हाट इज द सिलेक्टिविटी ऑफ इथीन रिलेटिव टू प्रोपीन एट 80% कन्वर्जन ऑफ मिथानॉल। अब हमें क्या बतानी है, हमें सिलेक्टिविटी बतानी है। कब बतानी है, जब 80% मिथानॉल की कन्वर्जन हुई हो। तो अब बताओ C2H4 और C2H3 की हिसाब से सिलेक्टिविटी कितनी होगी। बहुत आसान काम है। ये आपको 2 ग्राफ दिए हुए इन्होंने बुक के अंदर, देखिएगा जरा। तो ये आपके पास जो 2 ग्राफ है इनको जरा रीड करिएगा। यहां पे अगर आप देखें, यहां ये 7 मोल था, बढ़ते हुए 80% कन्वर्जन हुई ना, 80% कन्वर्जन होते वक्त इसके पास अगर हमने देखा यहां पे एक पॉइंट मिला, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें पता चला कि ये मोल परसेंट, y एक्सिस में मोल परसेंट है और x एक्सिस में कन्वर्जन ऑफ मिथानॉल है। तो हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोपीन जो बना ना, प्रोपीन वो कितना बना, ये प्रोपीन का ग्राफ है, C3H6 का ग्राफ है और ये हमारे पास C2H4 का ग्राफ है। तो हमने देखा कि मोल परसेंट ऑफ C3H6 ये हमारे पास कितना मिला, ये हमें मिला ऑलमोस्ट, क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता तो हम लिखेंगे लगभग 8% मिला हमारे को, लगभग 8%। और इथीन की बात करें तो इथीन पहले क्या था, 10 के करीब करीब था, बढ़ते बढ़ते जब 80% कन्वर्जन ऑफ मिथानॉल हुई तो उस वक्त यहां तक ये पहुंचा था। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें पता चला लगभग 20 से कम है, तो हमने बोला 19 होगा, 18 भी हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता तो हमने क्या करा, हमने लिखा मोल परसेंट ऑफ
किसका, C2H4 हमारे पास लगभग इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, लगभग 19% आ रहा है। क्लियर। अब हम सिलेक्टिविटी निकाल लेंगे। सिलेक्टिविटी स्टूडेंट रेशियो है, क्या है, रेशियो। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो इससे हमारे को कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम निकाल लेंगे सिलेक्टिविटी। क्या निकाल लेंगे, सिलेक्टिविटी, 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 और यहां लिख दीजिएगा ऑफ C2H4। चले मैं इसको एंड में लिख दूंगा। सिलेक्टिविटी निकाल लें, कैसे निकालते हैं, हमें किसकी रिस्पेक्ट से निकालनी है, C2H4 टू C3H6। तो C2H4 ऊपर आएगा 19 जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय अनडिजायर्ड प्रोडक्ट कितना है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है 8%। तो इसको जरा कैलकुलेट करिएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो आप सिलेक्टिविटी निकल जाएगी। और यहां आप लिखेंगे क्या, मैं पहले इसको करता हूं फिर क्या बताता हूं क्या लिखेंगे आप। तो वैल्यू निकल के आई 2.4 और हमने दोनों को मोल परसेंट में डिवाइड किया था, तो परसेंट से परसेंट तो कट गया मोल। अब जरा देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, 2.4 मोल ऑफ, न्यूमरेटर में कौन था, न्यूमरेटर में किसके मोल थे, C2H4 के। तो हम यहां लिखेंगे 2.4 मोल ऑफ C2H4। देखिए मोल से मोल इसलिए नहीं कटा क्योंकि दो चीजों को हम डिवाइड करवा रहे हैं, वो डिफरेंट फिजिकल मतलब डिफरेंट कंपाउंड है। ऊपर जो हमारा कंपाउंड है वो इथीन है, वो डिफरेंट कंपाउंड है, उसके मोल अलग है। नीचे जो कंपाउंड है उसके मोल अलग है, तो दोनों के मोल को आप नहीं काट सकते। सही है ना, चले भाई। तो यहां पर हमारे पास ऊपर थे मोल ऑफ C2H4 और नीचे क्या थे, नीचे हमारे पास थे मोल ऑफ किसके मोल थे भाई, मोल ऑफ C3H6 मतलब इथीन के। इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आप यहां देखें तो एक मोल अगर एक मोल प्रोपीन बन रहा है ना, तो फिर आपको 2.4 मोल इथीन बन रहा होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप 2.4 मोल अगर आप देखें तो अगर आपको 2.4 मोल इथीन मिल रहा है ना, तो उसी के साथ साथ आपको एक मोल क्या मिलेगा, प्रोपीन मिल रहा होगा। इसका मतलब ये, आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको 2.4 मोल इथीन मिल रहा है तो फिर याद रखिएगा उसी के साथ साथ आपको एक मोल प्रोपीन भी मिल रहा होगा। ये कहना चाह रहा है। आई होप ये बात समझ में आ गई। सिलेक्टिविटी कब लेंगे, जब आपके पास सेट ऑफ रिएक्शंस होंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जहां सेट ऑफ रिएक्शंस आएंगे लाजमी है कि वो आपसे सिलेक्टिविटी का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।